नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है स्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके सामने। अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो पढ़ रहे थे और अभी तक हमने 4 सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना 5th सेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट थ्रू। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पे हम आपके कंसेप्ट डेवलप करवा रहे थे। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले इसका इस्तेमाल किया गया या जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ हुए हैं उन सभी को लेकर के। ठीक है, तो मैं हूँ अमित वर्मा और अगर आप मुझे कनेक्ट होना चाहते हो आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ID है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 5। पहला क्वेश्चन देखते हैं। If the hinge end of a propped cantilever of span L settles by an amount delta, ठीक है, then the rotation of the hinge end will be, यानी कि क्वेश्चन हमको दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रॉप्ड कैंटिलीवर दे रखा है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमारा कैंटिलीवर बीम हो गया और ये हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। ऑफ स्पैन L, ये कितने स्पैन का है? दिस इज ऑफ स्पैन L। ठीक है, एंड सेटल्स बाय एन अमाउंट डेल्टा। ये जो सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे कितना से सेटल कर रहा है? डेल्टा अमाउंट से सेटल कर जा रहा है। अब देन द रोटेशन एट द हिंज है, हिंज एंड पे रोटेशन कितना होगा? तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब ड्यू टू लोड एट A, अब RB पर जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है ये दैट इज RB, तो डिफ्लेक्शन एट B कितना होगा? RB इंटू L, रेजिस्टेंस L क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ EI। ठीक है, तो ये आपका क्योंकि प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर के कारण यहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट होगा और इस रिएक्शन से आपका वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा, वर्टिकल जो सेटलमेंट होगा वो होगा, यानी कि तो यहाँ पे रिएक्शन लग गया हमारा RB। अब इस RB रिएक्शन के कारण जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो रहा है? RB इंटू L क्यूब अपॉन 3EI, ये आपका सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, देन द रोटेशन एट ऑफ द हिंज एंड, हिंज एंड का रोटेशन कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके पहले हमें RB की पता होनी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट मान लेते हैं और इससे हम RB की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ EI डेल्टा, डेल्टा एट B अपॉन L क्यूब। तो यह हो गया आपका RB की वैल्यू इस इक्वेशन से। यहाँ पे सिर्फ EI ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? रोटेशन ऑफ द हिंज एंड, हिंज एंड का रोटेशन कितना होगा? तो थीटा एट B विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? RB इंटू L स्क्वायर, रिएक्शन दिया हुआ है मैं RB इंटू L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ EI, ये हमारा रिएक्शन होता है स्लोप का। तो गाइस, ये जो छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये आपका स्लोप का फॉर्मूला हो गया और ये आपका डिफॉर्मेशन का या फिर सेटलमेंट का कह सकते हो, सेटलमेंट का फॉर्मूला हो गया। तो इन फॉर्मूलेज को इस्तेमाल करके आपको एक कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे थीटा बी, RB, थीटा बी, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम हमको थीटा बी पूछा था, रोटेशन पूछा था हिंज एंड एंड का, यानी कि थीटा बी। तो अब क्या करेंगे? रोटेशन हमारा होता है RB L स्क्वायर अपॉन 2EI। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से RB की वैल्यू रिप्लेस करा देते हैं इस इक्वेशन में। तो यानी कि थीटा बी आपका हो गया, RB कितना है? थ्राइस ऑफ EI इंटू डेल्टा बी इंटू L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ EI। ठीक है, EI से EI कैंसिल, हेंस थीटा बी विल बी हाउ मच? थ्राइस ऑफ डेल्टा बी इंटू L स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी कि आपका हो गया वैल्यू थ्राइस, ये आपने वैल्यू पुट कर दी थी, थ्राइस ऑफ EI डेल्टा L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन 2EI, और यहाँ पे आपने L क्यूब, L क्यूब यहाँ पर मिसिंग है इंटू, तो यहाँ पे L क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो L क्यूब L स्क्वायर कटा, तो यानी कि थीटा बी विल बी हाउ मच? थ्राइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू, थीटा बी विल बी थ्राइस ऑफ थीटा डेल्टा बी अपॉन ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं क्या है? तो C आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, दैट इज थीटा बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल्टा अपॉन ट्वाइस ऑफ L। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कुछ फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द हिंज फॉर द बीम शोन? अब यहाँ पे हिंज कौन सी है? ये जो B पॉइंट दे रखा है ये आपका
हिंज है, ठीक है। अब ये क्योंकि हिंज है तो यहाँ पे क्या मोमेंट यहाँ पर 0 होगा, हिंज पे क्या होता है, सम मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें पूछा है कि डिफ्लेक्शन हिंज एंड पर कितना होगा इस बीम का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिमेट्रिकल बीम है, ए बी और बी सी जो बीम है ये सिमेट्रिकल बीम है, और ये जो लोड तो अभी सिमेट्रिकल बीम है क्योंकि क्योंकि सिमेट्रिकल लोड है, सॉरी सिमेट्रिकल बीम है, तो ये जो लोड है आपका ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए बी बीम पे P/2 का लोड लगेगा और बी सी बीम पे P/2 का लोड लगेगा। तो अगर हम इसको FBD बनाएं इसका तो कुछ इस तरीके से ये बॉडी बनेगा, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो ये आपका लोड हो गया P/2 का, और ये आपका जो लेंथ आ रहा है दिस इज़ L/2, ठीक है। अब ये आपका हो गया BC, दिस इज़ BC हो गया, तो फिर ये आपका हो गया L/2, ये भी डिस्टेंस आपका L/2 हो गया, और यहाँ पे भी जो लोड लगा दैट इज इक्वल टू P/2। तो इस टोटल लोड P को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, P/2 इस पे लगा AB पे और BC पे P/2 लगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफ्लेक्शन B पे निकाल सकते हैं, ईजी है। तो डिफ्लेक्शन एट B कैसे निकालेंगे, दिस इज सिंपली इज इक्वल टू PL क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ EI फॉर्मूला लगाते थे हमने। इसके पहले हमने देखा था जब कभी भी एक पॉइंट लोड दिया होता है उस पॉइंट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा बी पॉइंट पे वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू PL क्यूब अपॉन 3EI। तो यानी कि अब P की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी दे रखी है P/2 और L कितना दे रखा है, दिस इज L/2। तो यहाँ पे P की जगह हम रिप्लेस करा देते हैं P/2 से और L की वैल्यू रिप्लेस करा देते हैं L/2 से। तो यानी कि P/2 इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ EI। तो ये आपका हो गया P इंटू L क्यूब अपॉन 2 to the 4 to the 8 8 to the 16 अपॉन 16 इंटू थ्राइस ऑफ EI। तो ये आपका जो जनरेट हुआ है डिफ्लेक्शन एट B विल बी हाउ मच, PL क्यूब अपॉन 16 इंटू 3 इंटू EI। तो 16 3 48, तो PL क्यूब अपॉन 48 इंटू EI। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन एट B पे कितना होगा, दिस विल बी डिफ्लेक्शन एट D विल बी PL क्यूब अपॉन 48 EI। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है D, दैट इज D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें एक कंसेप्ट लगाया है कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है तो हमने लोड को डिवाइड कर दिया है इक्वल पार्ट्स में, यानी कि AB का बीम हमने हाफ लोड दे दिया P/2 और BC बीम को हमने हाफ लोड दे दिया P/2, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता था, सिंपल सा फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का है, पॉइंट लोड के कारण वो हमने लगा दिया। अब पॉइंट लोड में P की वैल्यू P/2 रख दी और L की वैल्यू L/2 वैल्यू रख करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। The principle of superposition is valid whenever the strain or stress to be obtained is directly proportional to the applied load, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तभी वैलिड रहता है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो ऑब्टेन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टेटमेंट बी कौन सी है, स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये आपकी वैल्यू होती है स्ट्रेन एनर्जी की। तो ये आपका हो गया एजर्शन ए और एजर्शन बी दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ए भी सही है और इसका रीज़न जो है ये भी सही है, बट इसका जो रीज़न है ये ए का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा हम कह सकते हैं। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर विल बी बी, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता चल गया हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और सेकेंडली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कल लेक्चर 4 में डिस्कस किया था क्या होता है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो, ठीक है। और एक कब वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड रहता है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू हुक्स लॉ, एंड और हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए जो दो एक मेजर चीज़ें चाहिए होती थी क्या, पहले तो हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, सेकेंडली जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहे हैं वो बहुत ही इन्फिनेटली स्मॉल होने चाहिए, जो डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो थोड़े से वो स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The compactability conditions in terms of strains in a two-dimensional problem are associated with,
जो कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन होती है ये आपकी एसोसिएटेड होती है डिफॉर्मेशंस में। कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन कब हमें लगानी होती है? जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करके जब रिएक्शंस की वैल्यू या वैल्यूज़ जो हमें फाइंड आउट करनी होती हैं फोर्सेस की, वो जब नहीं फाइंड आउट कर सकते, तब उस केस में हम कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको एक कोई भी बीम दी हुई है, अब इस बीम में आपको 3 फोर्सेस निकालना है, कोई भी बीम कह लो या कोई भी स्ट्रक्चर कह सकते हो, इस तरीके का एक कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें आपको 3 फोर्सेस आपको निकालनी है। अब 3 फोर्सेस निकालने के लिए जाहिर सी बात है हमें 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस भी चाहिए, बट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? सम ऑफ फोर्सेस एंड एक्साइटेशन इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एफ वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये 3 मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है और 4 इक्वेशन चाहिए, तो 3 तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गई और जो एक इक्वेशन चाहिए होगी हमें, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन से। ठीक है, तो ये रिलेटेड होता है आपका डिफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी जॉइंट पर हम पुट कर सकते हैं MAB, मान लीजिए ABCD आपका स्ट्रक्चर है, तो M at BA इज इक्वल टू M at BC और मान लीजिए हिंज है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान सकते हैं, अगर ये आपका हिंज है तो यहाँ पे फोर्सेज एट MA इज इक्वल टू मूवमेंट एट BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि तो ये आपकी हो गई कॉम्पैक्टिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद डिफॉर्मेशंस इन अ बॉडी। तो आंसर इज डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। A cantilever carries a uniformly distributed load W over the entire whole length and a concentrated upward load W at its free end। ठीक है, हमने एक कैंटिलीवर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? एक कैंटिलीवर बीम है, इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर द होल लेंथ में एक यूडियल लोड इस पे इस तरीके से लगा हुआ है ओवर इट्स होल लेंथ, कंप्लीट लेंथ पे यूडियल लगा हुआ है। एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड लोड W एट फ्री एंड पे एक कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड लोड लगा हुआ है, यानी कि दैट इज दिस लोड इज टेकन एज दिस W यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, अब W लगा है फ्री एंड पे, द नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पे, यानी मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब B पॉइंट पर नेट अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना होगा? और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये लगा हुआ है W ओवर द एंटायर लेंथ, यानी कि W पर यूनिट लेंथ आपका टोटल लोड लगा हुआ है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन एट B पे फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे? तो जो यूडियल के कारण जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसको माइनस कर देंगे जो W के कारण ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि देखियो अब ये जो लोड है यूडियल है, ये यूडियल जो है लोड को इस तरीके से डिफॉर्म करेगा बॉडी को, और अब जो ये जो लोड W है ये कैसे डिफॉर्म करेगा? ये आपका कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगा। ये होगा आपका लोड W के कारण और ये आपका डिफॉर्मेशन होगा UDL के कारण। तो अब क्या करेंगे कि जब इस UDL के कारण में से, इस UDL के डिफॉर्मेशन में से जब हम W के लोड का डिफॉर्मेशन घटा देंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि नेट जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है B पॉइंट पर कितना आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले UDL के कारण, जब UDL लगा हुआ है बॉडी पे, तो UDL के कारण क्या होता है तो लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट B विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू UDL प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड W, अब UDL के कारण कैसे निकालते हैं हम लोग? तो फॉर्मूला होता है WL टू द पावर 4 अपॉन 8EI। ये आपका हो गया जब कभी भी UDL लगा होता है उसके कारण, फिर माइनस, अब ये W क्या पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के कारण क्या होगा? WL क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ EI। ठीक है, तो ये आपका हो गई वैल्यू। अब गाइस यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल w है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल w पर यूनिट लेंथ लग रहा है, तो ये हमने स्मॉल w ले लिया है। अब वी नो दैट कैपिटल W विल बी इक्वल टू स्मॉल w इंटू L, दैट इज टोटल लोड कितना रहेगा? अगर हम UDL को टोटल पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दें तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? W इंटू L। तो कैपिटल W विल बी W इंटू L। तो फिर इसके बाद देख लेते हैं कि डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 8EI माइनस WL क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ EI। ठीक है, ये हो गया 1/8 माइनस 1/3 इंटू WL क्यूब अपॉन EI। ठीक है, तो 8 से 24 एलसीएम ले लिया, 3 8 1 इंटू WL क्यूब अपॉन EI। तो यह कितना है वैल्यू? दिस विल कम एज -5 WL क्यूब
अपॉन 24 अपॉन ई आई। तो आपका वैल्यू आंसर देखिए आपका यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या होगा, जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का होगा वो लोड के डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू का उस डायरेक्शन में होगा, दैट इज इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी कि दो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 5/24 WL³ अपॉन EI तो होगा ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड ना जा करके क्योंकि इसमें माइनस साइन लगाए तो इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड। हेंस सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ ही एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। कौन से कि हमने यहाँ पर बी पॉइंट पर हमने पहले तो लोडिंग ले ली यूडीएल के कारण, उसके बाद हमने पॉइंट लोड के कारण ले लिया। अब हमसे पूछा है इसमें नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन बताना है। तो नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे बताएंगे कि जब हम टोटल लोड जो यूडीएल के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है और जो लोड के कारण जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको जब घटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना 5 - 5 × WL³ अपॉन 24 EI। ठीक है, तो अब क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, अब तो नेगेटिव साइन मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड ना जा करके ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। If a cantilever beam of span L and flexural rigidity EI carries a moment M at the free end, अगर एक कैंटिलीवर बीम आपको दे रखी है इस तरीके से और इट ऑफ स्पैन L स्पैन की है एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI कैरी कर रही है, इट कैरी द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ EI एट EI कैरी मूवमेंट M, और यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है M एट फ्री एंड। तो ये फ्री एंड है, यहाँ पे M आपने मूवमेंट लगा दिया। तो डिफ्लेक्शन एट दैट एंड, तो इस एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। तो टोटल अगर इसका MI डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा नेगेटिव M/EI डायग्राम। ठीक है, तो मोमेंट एरिया मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल, कौन सा मेथड है ये, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने M/EI डायग्राम बनाया, तो और ये कितना लेंथ है, L लेंथ का। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं टोटल डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पे कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड दैट इज B कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट A प्लस थीटा स्लोप एट A इंटू लेंथ L प्लस एरिया इंटू एक्स बार। ठीक है, प्लस एरिया इसका इंटू एक्स बार। तो डेल्टा ए क्योंकि फिक्स्ड है तो ये 0 होगा, स्लोप भी 0 होगा, 0 + 0 प्लस एरिया कितना होगा M/EI इंटू L इंटू एक्स बार इज़ वॉट L/2। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट B विल बी इक्वल टू ML² अपॉन ट्वाइस ऑफ EI। ठीक है, तो थीटा डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट विल बी इक्वल टू ML² अपॉन 2EI। सो करेक्ट आंसर विल बी D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज ये आपको वैसे तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है इसको, लेकिन बट ये आपको याद रहना चाहिए कि कभी भी अगर फ्री एंड पे मोमेंट M लगा हुआ है तो उसके कारण जो आपका डिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट पे डेट विल बी इक्वल टू ML² अपॉन 2EI। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं कुछ सोम में सभी ने पढ़े होंगे और आपने नहीं पढ़े तो मैं इनको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इन फॉर्मूले पे, ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीम दे रखी है, ACB बीम दे रखी है, AC पे यूडीएल लगा हुआ है 10 kN का और C पॉइंट पर हमको हिंज दिया हुआ है और दोनों ही डिवाइडेड है 4 मीटर इक्वली स्पैन पे। तो इसको अब हमको फाइंड करना है रिएक्शन ऑफ द बीम एट C पॉइंट पर रिएक्शन कितना होगा ये हमको पता करना है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें AC का जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और ये CB के डिफ्लेक्शन के बराबर होगा क्योंकि लोड हिंज C है, जितना डिफ्लेक्शन AC बीम में आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन CB बीम में आना चाहिए। ठीक है, नेट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो अगर इसको हम ब्रेक कर लें इस पार्ट में तो किस तरीके से बनाएंगे, ये आपका होगा UDL, इस तरीके से हमने बनाया और ये आपकी हो गई वैल्यू हिंज। तो ये आपका पॉइंट हो गया A, दिस पॉइंट विल बी C। अब ये पॉइंट हमने अलग बीम बनाई और ये पॉइंट आपका C आया और ये आपका B हुआ। ठीक है, अब 10 kN का लोड लगा है 4 मीटर लेंथ पे और दिस इज़ 4 मीटर लेंथ और ये भी आपका 4 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो उसके बाद C पॉइंट पे अब हिंज है तो यहाँ पे जो लोड होगा, यहाँ पे रिएक्शन आया, एक ये रिएक्शन आया और CB पर एक उल्टा अपोजिट रिएक्शन आ गया ये। ठीक है, अब क्योंकि ये हिंज था तो दोनों पर लोड इक्वल होगा तो डिफ्लेक्शन एट AC
विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी बी। ठीक है, ये आपका नेट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ए सी बीम पर बराबर होगा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट सी बी बीम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे निकालेंगे ए सी बीम का। इसमें भी एक पॉइंट लोड दिया हुआ है, डब्ल्यू, ये पॉइंट लोड मान लेते हैं और ये यूडीएल मान लेते हैं। दोनों को माइनस कर दोगे तो नेट हमको नेट डिफ्लेक्शन मिल जाएगा सी पॉइंट पर। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। डब्ल्यू लोड के कारण कितना आएगा, नेट डिफ्लेक्शन कितना आएगा एट पॉइंट सी। ठीक है, तो कितना आएगा दैट लेके थे डब्ल्यू क्या कहते हैं यूडीएल के कारण कितना आएगा डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 ई आई। ये हो गया आपका यूडीएल के कारण, माइनस अब जो रिएक्शन आ रहा है, ये दिस इज द आर इज अ रिएक्शन आ रहा है, तो आर इंटू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। ये आपका हो गया नेट रिएक्शन के कारण। दिस विल बी इक्वल टू नेट रिएक्शन ऑफ नेट डिफ्लेक्शन एट ऑफ बीम सी बी, तो दिस विल बी सिंपली बी इक्वल टू आर एल क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर लोगे तो W की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि ये हम पुट कर देते हैं 10 और L की वैल्यू दे रखी है 4 टू द पावर 4 अपॉन 8 ई आई, माइनस R क्या वैल्यू हमको दे रखा है, नहीं दे रखा है, R इंटू 4 क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई इज इक्वल टू R इंटू 4 क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई। ठीक है, अब ये गाइस इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन से आप आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो वैल्यू आएगी दिस विल बी आर विल बी 7.5 किलो न्यूटन। मैंने ज़्यादा इसको सॉल्व करके नहीं बताया है, आप इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी आर इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट का लगाया है, क्या कि अगर हिंज पॉइंट है तो हिंज पे डिफ्लेक्शन एसी बीम के कारण और सीबी बीम के कारण डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पर सेम होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन एट एसी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सीबी। ठीक है, तो अब ये हमने डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने एज यूजुअल जो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हमने वैल्यू की फाइंड आउट कर दी डेल्टा एट सी। तो हमारा रिएक्शन जो आया वो 7.5 किलो न्यूटन आया, हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इसी तरीके से दिया हुआ है फॉर द बीम सिस्टम शोन, आपको एक बीम सिस्टम शोन दिया हुआ है। इफ़ द डिफ्लेक्शन एट सी इज 0, हमको दे रखा है सी पर डिफ्लेक्शन 0 है, देन द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू कितना होगा, तो हम डिफ्लेक्शन एट सी पर निकाल देते हैं तो और उसको 0 पुट कर देंगे तो हमें पी क्यू टर्म्स में वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले डिफ्लेक्शन एट सी कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट सी विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पी, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड P माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड Q। अब Q है, Q के कारण ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा और P के कारण कुछ नीचे डिफ्लेक्शन आएगा। तो मान लो Q के कारण कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब Q के कारण क्या आएगा, कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नीचे डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो हमको नेट निकालना है, तो नेट निकालेंगे, क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एट पी कितना होगा देख लेते हैं, पी इंटू ट्वाइस ऑफ एल होल क्यूब अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई माइनस डिफ्लेक्शन एट क्यू, क्यू क्या यानी कि क्यू एट नहीं, क्यू लोड के कारण डिफ्लेक्शन एट सी, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड क्यू और डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड पी। हम ऐसा कर सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हेंस पी ट्वाइस ऑफ एल क्यू अपॉन थ्राइस ऑफ ई आई, दिस विल बी माइनस, अब सी क्यू पे क्या अब सी पर डिफ्लेक्शन क्यू लोड के कारण कितना होगा ये देख लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, अब लोड लग रहा है क्यू एल क्यू अपॉन 3 आई, ये तो हमारा आ गया, जो ये डिफ्लेक्शन आएगा ये वाला डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारा आ गया क्यू एल क्यू अपॉन 3 आई इस लोड के कारण। अब इस स्लोप के कारण जो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आया दिस विल बी इक्वल टू दिस, और जो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दिस विल बी इक्वल टू थीटा इंटू एल। ठीक है, तो थीटा एट बी, तो थीटा एट बी इंटू एल जो होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा इस तरह। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस थीटा इंटू एल, तो थीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, थीटा की वैल्यू होती है क्यू एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई आई इंटू एल। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये चीज़ जो है ये आपकी वैल्यू है थीटा की, ये जो वैल्यू है क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई वैल्यू थीटा एट बी है। ठीक है, तो यानी कि स्लोप, थीटा क्या है हमारा स्लोप, और ये हमारा क्यू है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, अब डेल्टा से, अब क्योंकि डिफ्लेक्शन एट सी पे हमें दिया हुआ है 0,
तो अगर हम डेल्टा सी को 0 पुट कर दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पुट करके, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू ओपन कर दिया तो 8PL³ अपॉन थ्राइस ऑफ EI इज इक्वल टू QL³ अपॉन थ्राइस ऑफ EI प्लस QL³ अपॉन ट्वाइस ऑफ EI। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमको रेशियो निकालना है P/Q का। तो एग्जैक्टली गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/3 प्लस 1/2 आपने किया, दैट इज़ 1/3 प्लस 1/2, तो QL³ अपॉन EI कॉमन, और यहाँ पे 8PL³ अपॉन 3EI कॉमन। तो L³ EI और L³ EI कटा, तो 8/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 कितना होगा, 3 2 6, 3 2 2 3 यानी कि 2 + 3 दैट इज 5/6 आई वैल्यू, 5/6 इंटू Q, तो यानी कि 8/3P इज इक्वल टू 5Q अपॉन 6। 3 2 कैंसिल हुआ, तो P/Q पूछ रहा है, तो P/Q विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5/16। 8 2 8 नीचे ले गए, 5 ऊपर ही रहा, तो 5/16। हैंस करेक्ट आंसर विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका रेशियो होगा किसका, P और Q के बीच का रिलेशन होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5/16। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये अब गाइस देख सकते हो कि हमारा जो बेसिकली आंसर होता है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में छुपा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये वैल्यू आ रही है और किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या था कि सिंपल था, हमें फंडा लगाना था कि डिफ्लेक्शन C पर निकाल करके उसको 0 को इक्वेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वही हमने इसमें किया है। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब जैसे उसमें हमें P/Q की वैल्यू निकालनी थी, इसमें हमको पूछा है T/S की वैल्यू निकालना। अब T/S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं ये चीज़। T/S फॉर द बीम सिस्टम एज शोन इफ द स्लोप एट M इज 0, M पे स्लोप हमको 0 दे रखा है, तो फाइंड T/S का रेशियो हमको फाइंड करना है। पहले हमने क्या दिया था, 0, डिफ्लेक्शन 0 था, तो हमने डिफ्लेक्शन की वैल्यू रिलेशन कर फाइंड आउट कर दिया था। अब यहाँ पे हमको स्लोप 0 दे रखा है, तो आपको स्लोप की वैल्यू 0 करके यहाँ पे T/S का रेशियो फाइंड आउट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोग कमेंट करोगे, उसके बाद मैं फिर आपको कराऊंगा अपनी। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।